जून 1984 पंजाब, एक राज्य जो कभी भारत का अन्न भंडार कहलाता था, वो अब धुएं और बारूद की गंध में डूबा हुआ था। खेतों में गेहूं की जगह डर उगने लगा था, सड़कों पर बसों की जगह फौजी गाड़ियां दौड़ती थी। और अमृतसर, वो पवित्र शहर जहां सिखों का सबसे पाक धाम था, वो शहर एक ऐसी आग की तरफ बढ़ रहा था जिसे बुझाना किसी के बस में नहीं था। ये कहानी सिर्फ एक सैन्य अभियान की नहीं है, ये कहानी है विश्वास और सत्ता के टकराव की, धर्म और राजनीति के उस खतरनाक मेल की जो जब टूटता है तो सिर्फ इमारतें नहीं गिरती, पीढ़ियां टूट जाती है। बात शुरू होती है आज से लगभग 5 साल पहले, 1979 से। पंजाब में एक नाम गूंजने लगा था, जरनैल सिंह भिंडरावाले, एक धार्मिक प्रचारक, दमदमी टकसाल का मुखिया, वो शख्स जो गांव-गांव जाकर सिख युवाओं को धर्म की तरफ लौटने का संदेश देता था। उसकी आवाज में एक चुंबक था, उसकी आंखों में एक आग थी जो देखने वाले को अपनी तरफ खींच लेती थी। लेकिन ये आग सिर्फ आस्था की नहीं थी। धीरे-धीरे उसके भाषणों में एक और सुर जुड़ने लगा, हिंदुओं के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, दिल्ली के खिलाफ और एक अलग सिख राष्ट्र, खालिस्तान के समर्थन में। जो लोग उसे सुनने आते थे, वो वापस जाते थे, बदले हुए। और यहीं से शुरू होती है राजनीति की वो खेल जिसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी, जो उन दिनों पंजाब में अकाली दल से सत्ता की लड़ाई लड़ रही थी, उसने भिंडरावाले को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की, ये सोचकर कि अगर सिख वोट बढ़ जाए तो अकाली दल कमजोर होगा। लेकिन जो हथियार उन्होंने बनाया वो उनके ही हाथ काटने लगा। भिंडरावाले किसी का मोहरा नहीं था, वो एक विचार था, और विचार एक बार जब जड़ें पकड़ लेता है तो उसे उखाड़ना आसान नहीं होता। 1981 पंजाब में हिंसा बढ़ने लगी, हिंदू नेताओं की हत्याएं, पुलिस अधिकारियों पर हमले, निर्दोष लोगों का खून, और हर हत्या के बाद भिंडरावाले का नाम। सरकार ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई राजनीतिक दबाव, कोई ना कोई समझौता, और भिंडरावाले हर बार और ताकतवर होकर निकला। फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। 1982 में जरनैल सिंह भिंडरावाले ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में, अकाल तख्त में, अपना डेरा जमा लिया। स्वर्ण मंदिर, हरमंदिर साहिब, सिखों का सबसे पवित्र स्थान, वो जगह जहां लाखों श्रद्धालु हर साल माथा टेकने आते हैं, अब वो जगह एक किले में बदलने लगी। अकाल तख्त के भीतर हथियार आने लगे, AK-47, रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन। भिंडरावाले के समर्थक, जिन्हें अब सिर्फ श्रद्धालु नहीं बल्कि लड़ाके कहा जाने लगा था, उन्होंने मंदिर परिसर की हर दीवार को एक मोर्चे में बदल दिया। पंजाब पुलिस के लिए ये जगह अब अछूत थी, कोई अंदर नहीं जा सकता था, कोई सवाल नहीं पूछ सकता था, क्योंकि ये भगवान का घर था, और भगवान के घर में राज्य का कानून नहीं चलता। यही वो जाल था जो इतना कसता जा रहा, निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। दिल्ली में इंदिरा गांधी बैठी थी, प्रधानमंत्री, भारत की सबसे ताकतवर महिला, वो औरत जिसने 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था, जिसने आपातकाल लगाया था, जिसने हर राजनीतिक तूफान को अपनी ताकत से झेला था। लेकिन अब वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां हर रास्ता खतरनाक था। अगर वो कुछ नहीं करती तो पंजाब हाथ से निकल जाता, अगर वो कुछ करती तो लाखों सिखों की भावनाएं आहत होती। उनकी मेज पर हर रोज रिपोर्टें आती थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, रॉ की, पंजाब पुलिस की। हर रिपोर्ट एक ही बात कहती थी, अकाल तख्त के भीतर स्थिति हर दिन बदतर होती जा रही है। जून 1984 की शुरुआत, भारतीय सेना को अलर्ट पर रखा गया। लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह ब्रार को बुलाया गया। वो एक सिख थे और यही उनकी सबसे बड़ी पीड़ा थी। उन्हें आदेश दिया गया, स्वर्ण मंदिर परिसर को भिंडरावाले और उसके लड़ाकों से मुक्त कराओ। जनरल ब्रार ने उस रात अपनी डायरी में लिखा था, मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में यह महसूस किया कि एक फौजी होना और एक इंसान होना दो अलग अलग बातें हैं। 1 जून 1984 पंजाब की सीमाएं सील कर दी गई, विदेशी पत्रकारों को निकाल दिया गया, फोन लाइनें काट दी गई। अमृतसर दुनिया से कट गया। शहर में एक अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो तूफान से पहले आती है। स्थानीय लोग जानते थे कुछ होने वाला है, लेकिन क्या, ये कोई नहीं जानता था। एक ऐसी आवाज जो किसी युद्ध में सुनाई देती है, मशीन गन की अनवरत गड़गड़ाहट। स्वर्ण मंदिर परिसर एक युद्ध क्षेत्र बन गया था। भिंडरावाले के लड़ाकों ने जिस तरह मोर्चाबंदी की थी, उसने सेना को चौंका दिया। वो पेशेवर थे, उनके पास आधुनिक हथियार थे। उन्होंने मंदिर की हर दीवार, हर छत, हर कोने को एक किलेबंदी में बदल दिया था। सेना की पहली टुकड़ी जो परिसर में दाखिल हुई, उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। जवान आगे बढ़ते और गोलियों की बौछार, एक तरफ आस्था, दूसरी तरफ बारूद। 4 जून 1984 सुबह सेना ने लाउडस्पीकर पर ऐलान किया, परिसर खाली करो, सभी नागरिक बाहर आ जाएं, आपको सुरक्षित जाने दिया जाएगा। कुछ लोग निकले, लेकिन ज्यादातर नहीं निकल सके, या निकलने से डरे, क्योंकि भिंडरावाले के लड़ाकों ने भी कहा, जो बाहर गया वो गद्दार है। उस दिन छोटी छोटी झड़पें हुई, गोलियां चली, लेकिन असली ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ था। दिल्ली में आखिरी बार मंत्रणा हो रही थी। इंदिरा गांधी ने पूछा, क्या कोई और रास्ता है? जवाब आया, नहीं। उन्होंने एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर आदेश दे दिया। 5 जून 1984 रात के 10 बजे ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ। जनरल ब्रार ने अपनी टुकड़ियों को संकेत दिया, और उस रात जो आवाजें अमृतसर की गलियों में गूंजी, उन्हें वहां के लोग दशकों तक नहीं भूल पाए। पहले गोलियों की आवाज, फिर तोपों की, और फिर वे गिर जाते। अकाल तख्त की ऊंची इमारत से स्नाइपर गोलियां चला रहे थे। परिसर के कोनों में छिपे लड़ाके हर तरफ से फायर कर रहे थे। जनरल ब्रार को एहसास हुआ, पैदल फौज से ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। एक कठिन फैसला लेना था।
टैंक। हरमंदिर साहिब के परिसर में टैंक। यह फैसला आसान नहीं था। यह सिर्फ एक सैन्य रणनीति नहीं थी। यह करोड़ों सिखों की आस्था के केंद्र में एक युद्ध मशीन को दाखिल करना था। लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। रात के अंधेरे में विजयंता टैंक परिसर में घुसे। उनकी रोशनी में स्वर्ण मंदिर की सुनहरी दीवारें चमकी और फिर तोप के गोले दागे गए। अकाल तख्त की दीवारें हिली, धूल और धुआं उठा, पत्थर टूटे। सदियों पुरानी इमारत जो हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक थी, लड़खड़ाने लगी। भीतर वो तीर्थयात्री जो फंसे हुए थे, वो फर्श पर लेट गए। बच्चों को सीने से लगाया, कानों पर हाथ रखा। धमाकों की आवाजें, दीवारों का कांपना, छत से मिट्टी का गिरना। एक बुजुर्ग सिख ने, जो उस रात परिसर में थे और बाद में जिंदा बचे, बताया था, हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये सपना है या हकीकत है। हम भगवान के घर में आए थे और भगवान का घर जल रहा था। 6 जून 1984, भोर से पहले लड़ाई अपने चरम पर थी। भिंडरा वाले के लड़ाकों ने हार नहीं मानी। वो लड़ते रहे, हर कमरे से, हर कोने से, एक एक इंच के लिए। और वो खुद जरनैल सिंह भिंडरा वाले अकाल तख्त की एक तंग गली में मिला, गोलियों से छलनी। वो शहीद हो गया था। जिस मौत का उसने वादा किया था, वो मौत उसे मिली। लेकिन उसके साथ सैकड़ों और लोग भी गए, लड़ाके और निर्दोष तीर्थयात्री जो सिर्फ माथा टेकने आए थे। 6 जून की सुबह जब धुआं छटा, अकाल तख्त जो सदियों से खड़ा था, उसकी दीवारें गोलियों के निशानों से भरी। कुछ हिस्से ढह गए थे, परिसर में खून के धब्बे थे। स्वर्ण मंदिर जो कभी शांति का प्रतीक था, उस दिन एक युद्ध के बाद के मैदान जैसा दिखता था। सेना ने परिसर पर नियंत्रण पा लिया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार आधिकारिक तौर पर सफल घोषित किया गया। लेकिन सफलता की यह परिभाषा बहुत महंगी थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 83 सैनिक शहीद हुए, 249 घायल, भिंडरा वाले के 492 समर्थक मारे गए। लेकिन निर्दोष नागरिकों की संख्या, वो आंकड़ा जो सरकार ने कभी पूरी तरह सामने नहीं रखा। अलग अलग स्रोतों के अनुसार सैकड़ों से लेकर हजारों तक। वो लोग जो सिर्फ दर्शन करने आए थे, जिनका इस लड़ाई से कोई वास्ता नहीं था, जिनके नाम किसी रिपोर्ट में नहीं आए। पूरे देश में, खासकर सिख समुदाय में, एक ऐसा घाव लगा जो आज तक पूरी तरह नहीं भरा। स्वर्ण मंदिर में सेना का प्रवेश ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये उनकी आस्था के केंद्र पर हमला था। उनके सबसे पवित्र स्थान की पवित्रता का भंग होना था। सिख जवानों ने सेना से इस्तीफे दिए, दंगे हुए, विरोध प्रदर्शन हुए। और दिल्ली में इंदिरा गांधी अपने सुरक्षा अधिकारियों की बात सुन रही थी, जो कह रहे थे, मैडम, आपके सिख अंगरक्षकों को हटाना होगा। इंदिरा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री हूं, सिख मेरे अपने हैं। 31 अक्टूबर 1984, सुबह के 9:20, नई दिल्ली, एक सफदरजंग रोड। इंदिरा गांधी अपने बगीचे में थी। एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए पीटर उस्तिनोव उनसे मिलने आए थे। वो रास्ते पर चल रही थी। उनके अंगरक्षक बेअंत सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और 3 गोलियां दागी। दूसरे अंगरक्षक सतवंत सिंह ने अपनी स्टेन गन से 30 राउंड फायर किए। इंदिरा गांधी जमीन पर गिर गई। अस्पताल पहुंचाया गया। घंटों ऑपरेशन चला। शाम को उनकी मृत्यु की घोषणा की गई। भारत की प्रधानमंत्री उन्हीं अंगरक्षकों के हाथों मारी गई जिन्हें हटाने से उन्होंने इनकार किया था। और फिर दिल्ली चली। 1984 के सिख विरोधी दंगे। 3 दिन, हजारों सिख मारे गए, घर जलाए गए, परिवार तबाह हुए। वो जो बोया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार में, उसकी फसल काटी जा रही थी। लेकिन ये फसल सिर्फ खून की नहीं थी, ये नफरत की फसल थी, अविश्वास की, टूटे हुए भरोसे की। आज 2024 में 4 दशक बाद स्वर्ण मंदिर फिर खड़ा है। अकाल तख्त का पुनर्निर्माण हुआ। लाखों श्रद्धालु आज भी वहां माथा टेकने जाते हैं। लेकिन उन दीवारों के पत्थरों में अगर ध्यान से देखें तो आज भी उस रात के निशान मिलते हैं। जरनैल सिंह भिंडरा वाले आज भी कुछ लोगों के लिए शहीद है, कुछ के लिए आतंकवादी। यह बहस आज भी खत्म नहीं हुई। इंदिरा गांधी इतिहास में एक जटिल जगह पर खड़ी हैं। एक फैसला जो शायद जरूरी था और एक कीमत जो उन्होंने अपनी जान से चुकाई। और वो निर्दोष तीर्थयात्री जो उस रात परिसर में फंसे थे। के बाद शुरू हुई, जब कैमरे बंद हो गए, जब अखबारों की सुर्खियां बदल गईं, जब दुनिया आगे बढ़ गई। लेकिन पंजाब आगे नहीं बढ़ा। 6 जून 1984 की सुबह अमृतसर में सूरज उगा। लेकिन उस शहर के लिए वो एक अलग तरह की सुबह थी। गलियों में सन्नाटा था, वो सन्नाटा जो तबाही के बाद आता है, जब इंसान इतना टूट जाता है कि रोने की भी ताकत नहीं रहती। परिसर के बाहर लोग खड़े थे, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। सेना का पहरा था। उनके नाम किसी इतिहास की किताब में नहीं है। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक सैन्य अभियान था, लेकिन इसके घाव सैन्य नहीं थे। ये घाव आस्था का था, पहचान का था, विश्वास का था। और ऐसे घाव बंदूकों से नहीं भरते। ये कहानी इसलिए नहीं सुनाई गई कि आप किसी एक तरफ खड़े हो। ये कहानी इसलिए सुनाई गई ताकि आप जानें कि जब राजनीति धर्म से खेलती है तो कीमत हमेशा वो चुकाते हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता। इतिहास का ये पन्ना पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन इसे भूलना और भी खतरनाक है। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली कहानी वो है जो लेकिन वो देख सकते थे धुएं के गुबार, टूटी दीवारें और उस सुनहरी इमारत पर गोलियों के निशान।
एक बुजुर्ग सिख महिला जिनका नाम गुरमीत कौर था, वो वहां खड़ी थी। उनके बेटे का कोई पता नहीं था। वो 3 दिन पहले दर्शन करने गया था और नहीं लौटा। वो सिर्फ खड़ी रही, रोई नहीं, बोली नहीं, क्योंकि कुछ दर्द आवाज से बड़े होते हैं। भारतीय सेना के जवान जो उस ऑपरेशन में थे, उनमें से कई सिख थे। उन्होंने अपना फर्ज निभाया था, आदेश का पालन किया था। लेकिन जब वो उस परिसर में दाखिल हुए, जब उन्होंने अकाल तख्त की टूटी दीवारें देखी, तब कुछ ऐसा था जो उनकी वर्दी के पीछे उनके सीने में टूट गया। एक जवान ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, नाम नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने कहा, मैंने वहां माथा टेका था जब मैं बच्चा था। मेरी मां मुझे लेकर गई थी और उस रात मैं वहां बंदूक लेकर था। भगवान जाने मुझे माफ करें या नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या यह सब जरूरी था? क्या कोई दूसरा रास्ता था? इतिहासकार आज भी इस पर बहस करते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं भिंडरावाले एक खतरा था, पंजाब में हर रोज खून बह रहा था, निर्दोष लोग मारे जा रहे थे और एक लोकतांत्रिक सरकार का यह कर्तव्य था कि वो अपने नागरिकों की रक्षा करे, चाहे उसके लिए कितना भी कठिन फैसला लेना पड़े। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं, क्या बातचीत का हर रास्ता सच में बंद हो गया था? क्या सरकार ने वाकई पूरी कोशिश की थी, या ये एक राजनीतिक फैसला था जो चुनावी साल में लिया गया? और एक तीसरा सवाल जो सबसे जरूरी है, अगर 1979 में जब भिंडरावाले को पहली बार एक राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया, अगर तब ये नहीं होता तो क्या 1984 होता? ये सवाल किसी के पास जवाब नहीं है, लेकिन ये सवाल इतिहास के हर छात्र को, हर नागरिक को पूछना चाहिए, क्योंकि जो नहीं समझते वो दोहराते हैं। ऑपरेशन के बाद पंजाब में जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। सरकार को लगा भिंडरावाले के जाने के बाद खालिस्तानी आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। हुआ उल्टा। भिंडरावाले की मौत ने उसे एक शहीद बना दिया। उसकी तस्वीरें घर घर में लगने लगी, उसके नाम पर नई भर्तियां होने लगी। पंजाब में उग्रवाद, जो शायद ऑपरेशन से पहले एक छोटे से समूह तक सीमित था, अब एक जन आंदोलन की शक्लें लेने लगा। अगले 10 साल पंजाब के लिए नर्क थे। 1984 से 1993 तक पंजाब में आतंकवाद का वो दौर जिसे काला दौर कहा जाता है। हर रोज हत्याएं, पुलिस अधिकारी, राजनेता, पत्रकार, आम नागरिक। खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों ने पूरे राज्य को दहशत में डाल दिया। और दूसरी तरफ पुलिस और सेना की कार्रवाइयां, जिनमें से कई पर निर्दोष लोगों को निशाना बनाने के आरोप लगे, फर्जी मुठभेड़ें, गुमशुदगियां। पंजाब दो तरफ की आग में जल रहा था। उन्हीं सालों में एक नाम उभरा, केपीएस गिल, पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उन्हें सुपर कॉप कहा गया। कुछ ने उन्हें नायक माना, कुछ ने खलनायक। उन्होंने पंजाब में आतंकवाद को कुचला, लेकिन जिस तरीके से वो आज भी विवादों में है। यह कहानी सिर्फ काले और सफेद की नहीं थी, यहां हर रंग धुंधला था। 1992 पंजाब विधानसभा चुनाव। अकाली दल ने बहिष्कार किया। मतदान प्रतिशत सिर्फ 24%। लेकिन धीरे धीरे थकान आने लगी। लोग लड़ाई से थक गए थे। माएं थक गई थीं अपने बेटों की लाशें उठाते उठाते। किसान थक गए थे डर में जीते जीते। 1993 तक संगठित खालिस्तानी आंदोलन लगभग खत्म हो गया। पुलिस और सेना की कार्रवाइयों ने उसे तोड़ दिया। हजारों आतंकवादी मारे गए, हजारों गिरफ्तार हुए। पंजाब में शांति आई, लेकिन वो शांति उस शांति जैसी नहीं थी जो 1980 से पहले थी। ये एक थकी हुई शांति थी, एक टूटी हुई शांति। और उधर दिल्ली के 1984 के दंगे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो हुआ वो भारतीय इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। 31 अक्टूबर की रात से शुरू होकर 3 नवंबर तक दिल्ली में सिखों के घर जलाए गए, दुकानें लूटी गई, पुरुषों को जिंदा जलाया गया। औरतों के साथ जो हुआ वो लिखना भी मुश्किल है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2733 सिख मारे गए, गैर सरकारी आंकड़े 8000 से ऊपर। पुलिस कहां थी? कहीं कहीं वो खड़ी देखती रही, कहीं कहीं उसने भी हिस्सा लिया। नेता कुछ ने, जिनके नाम आज भी लिए जाते हैं, भीड़ को उकसाया। एक नेता का वो बयान जो आज भी गूंजता है, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। वो 3 दिन दिल्ली के सिख परिवारों के लिए एक पीढ़ी का हिसाब बदल गया। जो बच गए उन्होंने अपने बच्चों को वो कहानियां सुनाई, और वो बच्चे जब बड़े हुए उन्होंने उन कहानियों को अपने दिल में रखा। नफरत विरासत में मिली। दशकों बाद 2005 में मनमोहन सिंह, जो खुद एक सिख थे, भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने संसद में खड़े होकर 1984 के दंगों के लिए माफी मांगी। हम सिखों के साथ जो हुआ उसके लिए शर्मिंदा है,
वो शब्द बहुतों के लिए जरूरी थे, लेकिन पर्याप्त नहीं, क्योंकि जिन्होंने अपने बाप, भाई, बेटे खोए थे, उनके लिए माफी न्याय नहीं होती। 2011 दिल्ली की एक अदालत सतवंत सिंह और केहर सिंह, इंदिरा गांधी की हत्या में दोषी, उन्हें फांसी दी जा चुकी थी 1989 में। लेकिन 1984 के दंगों के दोषियों का क्या? दशकों तक कोई सजा नहीं। 2018 में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दंगों में उकसावे के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 34 साल बाद एक सजा। न्याय आया, लेकिन इतनी देर से कि जिन्होंने न्याय मांगा था उनमें से कई जिंदा नहीं रहे। और खालिस्तान, भारत में तो वो आंदोलन दब गया, लेकिन विदेशों में, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, जो सिख परिवार 1984 के बाद वहां चले गए या जो पहले से थे, उनके दिलों में वो घाव ताजा रहा। आज 2024 में खालिस्तान एक राजनयिक मुद्दा है। कनाडा और भारत के बीच तनाव, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या,